नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी वाईडीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मालती जोशी की लिखी कहानी परिणय। लौटते हुए मेरी आँखों में सीमा का कमनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू के योग्य न हुई तो साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़के की जिंदगी बर्बाद न होने दूंगी। पता नहीं क्यों मन में एक बात बैठ गई थी कि इतने बड़े लोग रिश्ते लेकर आए हैं तो लड़की जरूर ऐसी वैसी होगी। पर सीमा को देखा तो देखती रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, घनी केश राशि, सुडौल देह यष्टि, मीन मेख निकालने की भी तो कोई गुंजाइश नहीं थी। लगता था जैसी मेरी कल्पना में रची बसी पुत्रवधू ही साक्षात उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूलते हुए मैंने आँखों से अपने लाडले की ओर देखा। वह दत्ते चित्त होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहीं रहा हो, पर नजरें इस समय सड़क पर केंद्रित थीं। और ठीक भी तो है, एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना किसी नट के खेल से कम थोड़े ही है। घर पहुंचते ही उसे कुदेरना चाहती थी, पर उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतारकर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। लाई सी मैं कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर उसके पापा को ही जा पकड़ा। कहिए, लड़की पसंद आई? मुझसे क्या पूछती हो, अपने लड़के से पूछो। आप अपनी तो कहिए। भाई, लड़की तो A1 है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बाकी अब उन्हें रिश्ता जच जाए तब है। अरे वाह, रिश्ता न जचा होता तो वे 10 बार हमारे दरवाजे पर आते। कोई हम तो लड़की मांगने गए नहीं थे, मैंने तैस में कहा। सो तो ठीक है भाई। और वे चुप हो गए। समझ गई कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उबर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं, विस्मित तो मैं भी हुई थी। जो सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही पाया था, और जो था उसका प्रदर्शन करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी। विशाल कोठी, बाहर पंक्तिबद्ध खड़ी 3-3 गाड़ियाँ, जिनके सामने हमारी मोरिस एकदम झकड़ा लग रही थी। कीमती सूटों में सजे हुए उनके तीनों लड़के, गहनों कपड़ों से लदी तीनों बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वर्दीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर चीज़ में प्रदर्शन था। हर बात में प्रभावित करने की कोशिश थी। चलने से पहले वह हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफ़ी दूर तक ले गए, और फिर सहज भाव से एक खाली प्लॉट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि यह उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभ्रांत इलाकों में एक एक बंगला बनवा दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि देर सवेर सबको अलग होना ही है। लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसलिए प्लॉट यहीं ले लिया है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मित विमुक्त होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानिनी माँ मुझे बार बार जतला रही थी। देख, तेरा लाडला बड़े घर का रिश्ता लेकर आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हे लगने लगा था। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे, यह शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह पाएगा, वहीं बंगला बनाकर रहना पड़ेगा। कोई ज़रूरी है? मैंने तुनक्कर कहा। क्या उसके घर द्वार नहीं है जो ससुराल में जाकर बसे? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी, फिर वह प्लाट पड़ा रहेगा। मैंने लापरवाही से कहा। ना होगा तो एक नर्सिंग होम डाल लेंगे,
नर्सिंग होम कम है इंदौर में? बच्चों के लिए तो कोई नहीं है, अपन तो बच्चों का ही बना लेंगे जिसमें उसने स्पेशलाइज किया है। और बातों ही बातों में मैंने एक 3 मंजिले नर्सिंग होम की रूपरेखा बना डाली। नीचे आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड्स और सबसे ऊपर स्पेशल कमरे, सामने खुली सी बालकनी। पूरा नक्शा मेरे मन में तैयार था। इंजीनियर होती तो कागज़ पर उतार कर ही दम लेती। सात्विक नर्सिंग होम के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच ही रही थी कि गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। अपने लाडले से पूछ तो लो, पहले ये बोले, सपने बाद में बुनती रहना। अपने बचपने पर झेंपती सी मैं खाना लगाने उठ गई। खाने के समय मैं बराबर उसके चेहरे को देखकर टोह लेती रही, पर उसने जरा भी हवा न लगने दी। आखिरकार मुझसे रहा न गया। इनके ते ही मैंने पूछ लिया, क्यों रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा? उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाता रहा, उनकी लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा। मामा, सारी चमक दमक देखकर यही लगता रहा कि बेकार एमडी किया मैंने। बस पापा एक एजेंसी ले देते। तो बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता। मम्मा, कहा तो मैंने कि उसे ठीक से देखा ही नहीं। अव्वल तो वह इतनी देर बाद कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। ना तो एक बार भी उसने ऊपर देखा, ना मुँह से एक शब्द निकाला। मेरे ख्याल में वह या तो भेंगी है या गूंगी है। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बातें करेगा। लड़कियां क्या ऊंट की तरह मुँह उठाए सामने आती हैं? तो फिर देखने के लिए बुलाने का तात्पर्य क्या है? उसने जिद की। यह हिंदुस्तान है बेटे, इन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोक-झोंक सुन रहे थे। बोले, यह हिंदुस्तान है बेटे, भले घर की लड़की यहाँ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ पापा। 2 साल अमेरिका में रहने से कोई अमेरिकन नहीं हो जाता। पर बात तो ऐसी कर रहा है जैसे वहीं पर पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ सख्त हो आया था। जीतू ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, चुपचाप हाथ धोने चला गया और हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में। शायद इस विषय पर वह अधिक बहस बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। देखने दिखाने की प्रथा से वह हमेशा से ही चिढ़ा हुआ था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध किया था, पर वधू पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुँह बंद कर दिया था। पर अपने लिए तो इस तरह के नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मम्मा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर उसकी यह बात ही तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण थी। आजकल की लड़कियों का ठिकाना थोड़े ही है, हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है। पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो यह खतरा कुछ ज़्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व तो हर कहीं प्रशंसक बटोर लेता है। इसलिए हम लोग बहुत व्यग्र थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न्ड था। गली में सही पर अपना 2 मंजिला मकान था। पुरानी सही पर घर में एक गाड़ी थी। पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के ही कितने थे। खाता पीता घर और डॉक्टरी पास बर। लोगों के मुँह में पानी न आता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। कह रहा था, पहले तुम लोग देख आओ।
पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा। जया के वक्त के कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी ताज़े ही थे, इसलिए हम सब साथ ही वहाँ पहुँचे। रामदास जी ने इतनी आवभगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही डर बना रहा कि लड़की अगर अच्छी न हुई तो उन लोगों को किस तरह जवाब देंगे। वह बहुत देर बाद बाहर आई। उस समय हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। अपनी दोनों भाभियों के बीच चलती हुई वह कमरे में आई थी और एक अस्पष्ट सी नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी। अंग्रेजी में MA लड़की और इतनी सुशील, इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप देखकर स्वाभाविक लग रहा था। तब यह बात मन में उठी ही नहीं थी, इस तरह जीतू तो उसे बिल्कुल नहीं देख पाया होगा। वह भी तो बड़ी शालीन सी मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ ही लिया। जया की सालगिरह के बहाने बहन भाइयों को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया थी अपनी ससुराल में, इसलिए उपहार आदि लेकर मुझे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं थी। 2 दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श धो पोंछकर चमकाया गया, नई चादर बिछाई गई, सोफ़े के कुशन बदले गए, पर्दे धुलवाए गए और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजे तक नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लेकर वहाँ डाल दिया। फिर भी जैसे मन की तृप्ति नहीं हो रही थी। हर कोण से मैं वहाँ की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग बीच में टोक ना देते तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने तक चलता रहता। दोनों बाप बेटे हाथ बांधकर बैठे हुए थे और मेरी परेशानी का मज़ा ले रहे थे। जब 2-3 बार वॉल पीसेज और कैलेंडर्स बदल चुकी तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है एक बार डिस्पेंसर हो जाता तो ठीक रहता। 5 बजने में अभी तो बहुत टाइम है। क्यों? इतना गुस्सा आया मुझे। एक तो खुद करेंगे नहीं और मेरा फूला हुआ चेहरा देखकर ही जीतू मेरे मूड को भांप गया तो बोला, मम्मा क्यों परेशान हो रही हो आप? लाख कोशिश करें हम, यह घर कोठी तो बनने से रहा। उसे मत रोक जीतू, अपनी होने वाली बहू को इम्प्रेस करने की योजना है उसकी। एंड यू नो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कोठी ना सही, आउट हाउस तो लगेगा ना यह घर। अरे आउट हाउस ही लगे जाए तो गनीमत समझो, मैंने तो नक्कर कहा। जाने किस दरिद्र जगह में डाल दिया है सारा पैसा। कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। गुस्से में ही सही मैं अपने मन की बात कह गई थी। इतना लंबा चौड़ा मकान बनवा तो लिया, पर गली की वजह से उसकी सारी शान पर पानी सा फिर जाता था। रामदास जी के आउट हाउसेज सचमुच इससे अच्छा सो देते थे। उस दिन प्लॉट दिखाने ले गए थे, तब उन्होंने दिखाई थी छोटे छोटे घरों की एक लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उनमें रहते थे, खुली जगह में, हरियाली के समुद्र के बीच। वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह लग रहे थे। जीतू ठीक ही कहता है, बेकार मेहनत करने से क्या फ़ायदा। उस वैभव से तो होड़ लेना ही असंभव है। ठीक 5 बजे वे लोग आए। छोटी वाली दोनों भाभियाँ, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा। बहुत भीड़ होती तो वही उस दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन की तरह गहनों से लदी नहीं थी। मेकअप भी बहुत हल्का था, इसलिए उसका सौंदर्य आज आंखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था, बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर की हल्के जरी के काम वाली शिफॉन उसके रंग के साथ एकाकार हो रही थी और देखने वाले की आंखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी ने तो वही निर्णय सुना दिया।
लाड़ी घड़ी सुंदर छे हो, कदे मारी नज़र न लगी जाए। वे सभी लगभग समवयस्क ही थे। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली आई और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से ही शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दांव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के पुल बांध दिए। छोटी बहू ने तो एक दो चीज़ों की विधि भी पूछी। अच्छा लगा। सीमा जरूर धीरे धीरे चुप सा रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी होने वाली ससुराल में कोई चबर चबर खा सकता है भला? खाने के बाद मैं महिलाओं को घर दिखाने में लग गई। उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की। सबसे अंत में मैं उन लोगों को किचन में ले गई, जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफ़ेद रंग से नहाया हुआ, आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ। अलमारी में झिलमिल करते स्टील के बर्तन, चमकते पीतल के हिंडालियम के डिब्बे और उस पर आधुनिक क्रॉकरी। मचान पर एक सी झालर से सजी अचार मुरब्बे की बरनियाँ। जो भी देखता प्रशंसा करता। इन लोगों ने भी की, पर सीमा यहाँ भी चुपचाप बनी रही। इस बार मैं उतनी तटस्थ नहीं रह सकी। मन में कुछ चुभा जरूर। मुँह खोलकर तारीफ न करती, पर प्रशंसा की एक नज़र तो डाल लेती। आखिर कल को यह रसोई उसकी भी हो सकती है। उनके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया ना? हाँ। अच्छी है? हाँ, बशर्ते बोलना जानती हो। क्या मतलब? मतलब यह है मम्मा कि वह जरूर हकलाती होगी, नहीं तो 2 घंटे में क्या एक बार भी मुँह नहीं खोलती। आश्चर्य में भरकर मैं उसे देखती ही रह गई। देखो, 2-2 बार तो तुम लोग लड़की देख चुके हो, और तो और उसे घर भी बुला चुके हो। अब अगर मना कर दें हम लोग तो क्या शराफत होगी। बिरादरी में कहीं मुँह दिखाने लायक भी नहीं रह जाएंगे हम, इन्होंने सख्ती से कहा। और अगर वहीं से इनकार आ जाए तब? उस ओर से निश्चिंत रहो। उनके मन में जरा भी शंका होती तो वे लड़की को यहाँ नहीं भेजते। मैं तो सोचता हूँ कि वे तो अपनी ओर से सब तय मानकर ही चल रहे हैं। कैसे? याद नहीं उस दिन जब हम लोगों को प्लॉट वगैरह दिखाने ले गए थे, तब रामदास जी के पुराने पार्टनर की लड़की मिल गई थी। तब उन्होंने जीतू का परिचय देते हुए कहा था, यह तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे हाँ, और मुझे एकदम सारी बातें याद आ गई। उस दिन रामदास जी हमें अपना बगीचा दिखाते हुए दूर तक उस प्लॉट के पास ले गए थे, जो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए रख छोड़ा था। हम लोग मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे आउट हाउस की तरफ से एक लड़की साइकिल से आती हुई दिखाई दी। पास आते ही साइकिल से उतरकर उसने पहले रामदास जी को और फिर हम सबको सालज्य भाव से प्रणाम किया। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी, वेशभूषा भी साधारण ही थी, पर कोठी की चमक दमक भरे वातावरण के बाद उसका रूप ऐसे लगा जैसे बरसात के बाद धूप निकल आई हो। स्कूल जा रही हो बेटे? जी। माँ कैसी हैं? जी, रात कुछ बुखार हो आया था, अब तो ठीक है। बस अब तो उन्हें ठीक होना ही है। यह तुम्हारे जीजा जी अमेरिका से डॉक्टरी पढ़कर आए हैं, सो किसके लिए? रामदास जी ने कहा। फिर जीतू की ओर देखकर बोले, बेटा जितेंद्र, यह एक ही साली है तुम्हारी, लेकिन 10 के बराबर है, बचकर रहना। उसने कनखियों से जीतू को देखा और शर्माकर मुस्कुरा दी। फिर धीरे से रामदास जी से बोली, ताऊ जी मैं चलूँ अब? हाँ बेटे, 10:30 हो रहे हैं, चलो अब।
नहीं तो लेट हो जाओगी। उन्हें प्यार से पीठ थपथपाकर उसे विदा किया। उसने एक बार फिर हम सबको नमस्कार किया और अपनी साइकिल को हाथ में लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाकर ही वह उस पर सवार हुई। उसकी विनम्रता पर मुग्ध हो गई मैं। पूछ ही लिया, कौन है यह? बड़ी प्यारी लड़की है, मेरे दोस्त की बेटी है। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। क्लर्की की बधी बधाई आमदनी में से तंग आकर दोनों ने यह बिजनेस शुरू किया था। तब कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतना चल निकलेगा। दुख यही होता है कि जब अच्छे दिन आने को हुए वह चल बसा। अरे, क्या डेथ हो गई? हाँ, एक स्कूटर एक्सीडेंट में वह और अनु से बड़ा लड़का दोनों जाते रहे। तब से माँ बेटी यहीं हैं। धंधे में जो शेयर था उसके एवज में भाभी ने यह मकान, उसी में रहती हैं। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। पिछले 2 साल से बीमार चल रही हैं, इसलिए उन लोगों ने अब अनु को लगा लिया है। रिश्तेदार तो होंगे या कोई नहीं है? मैंने सहानुभूति से पूछा। हैं क्यों नहीं, पर बहन जी, रिश्ते सब पैसे से बंधे रहते हैं। शंभुनाथ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी आकर बहू को पोती को लिवा ले गए थे, पर इंश्योरेंस के पैसे को लेकर मनमुटाव हो गया। उनकी इच्छा थी कि वह पैसा शंभू की बहन की शादी में लगा दिया जाए। आखिर भाई होता तो कुछ न कुछ देता ही, पर अनु की मां ना हुई। निपट कंकाल होकर मैं किसके सहारे दिन काटूंगी? कल को अनु की शादी में सब लोग अंगूठा दिखा देते तो? बस तब से यहीं आ गई हैं, तो लौट कर नहीं गई। उन लोगों ने भी कोई सुधि नहीं ली। स्वाभिमानिनी ऐसी हैं कि उसके बाद से पीहर में भी पैर नहीं दिया। यहाँ भी हम लोगों के रहते वे नौकरी करे अच्छा नहीं लगता, पर माँ बेटी दो बहुत आने वाली हैं। इसके बाद विषय बदल गया था। रामदास जी अपने व्यवसाय के फैलाव का वर्णन करने लगे थे। इसी कारण वे अपने कुशाग्र बुद्धि बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेज सके थे। वैसे तीनों बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किए हुए थे। एक तो विदेश भी हो आया था। उस आकर्षक बातचीत के बीच अनु दब गई थी। आज इन्होंने एक याद दिला दिया तो मुझे अपने पर ही रोष हो आया। मुझे पहले ही यह ख्याल क्यों न आया? जीतू, हम लोग गलती कर गए। मैंने एकाएक कहा तो वह आँखों में प्रश्न भरकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, हम उस दिन गलती कर गए। उस दिन इतनी भीड़ इकट्ठी ना करके अनु और सीमा को बस बुला लेते तो अच्छा होता। वातावरण जरा खुल जाता। भाई का थोड़ा बहुत लिहाज करना ही पड़ता है। अनु रहती तो सीमा थोड़ी सहज हो जाती। मामा, क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं हैं? आखिर आप उसी के लिए इतनी व्यग्र क्यों हैं? हम मना नहीं कर पाएंगे जीतू। पापा को यह रिश्ता बहुत भा गया है। पापा को भा गया है संभावित प्लॉट और दहेज की संभावित राशि। और लड़की, वह भी तो कोई बुरी नहीं है। अच्छा सच बता, क्या तुझे पसंद नहीं है? उसने उत्तर नहीं दिया, केवल मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सीमा का नाम साफ पढ़ा जा सकता था। उस दिन मैं और जीतू पिक्चर देखकर लौट रहे थे। वैसे मैटिनी में अक्सर चली जाती हूँ, पर बहुत दिनों बाद गाइड देखने का योग बना था। उसका लोभ मैं संवरण न कर सकी। पिक्चर समाप्त हुई और जैसा कि तय था, हॉल से बाहर निकलते ही मेरे सिर में दर्द होने लगा। जीतू गाड़ी रोक तो रास्ते में एक मेडिकल स्टोर नज़र आते ही मैंने कहा, क्यों? दवा लेनी है। घर में 2 डॉक्टर हैं, पर तुम्हें केमिस्ट के यहाँ गए बिना चैन नहीं आता। उसने गाड़ी रोकते हुए कहा, घर में डॉक्टर हैं इसलिए तो मुसीबत है। कोई अपने मन की दवा ले ही नहीं सकता। इससे रिएक्शन होता है, इससे हार्ट पर प्रेशर होता है। भुनभुनाती हुई मैं उतर गई और वह भी मेरे पीछे पीछे चला आया। शायद देखना चाहता था
कि मैं कौन सी गोलियां ले रही हूँ। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज़ आई, जीजाजी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाला गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी शौक सी लड़की जीतू से नमस्ते कर रही है। आप? मैंने ठीक से जीतू ने हकलाते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी भूल गए श्रीमान जी, मैं अनु हूँ। ओह, एकदम जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया। अपनी इकलौती साली को इतनी जल्दी भूल गए? फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसे पूरी की होगी? हमने तो सुना था आप बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़ी ही सिखाया जाता है। उस दिन तो आप सफ़ेद सी साड़ी बाड़ी पहनकर खड़ी शोवर सी लग रही थी। उस दिन स्कूल जा रही थी ना, वहाँ तो भाई शोवर बनकर ही जाना पड़ता है। तो पढ़ाती भी हैं। हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है। जीतू भी अब मूड में आ गया था। देश की चिंता मत कीजिए जीजाजी, जो बच्चे आपके इलाज से बच जाएंगे वे ही मेरे स्कूल में आएंगे। मैं काउंटर पर खड़ी खड़ी उन दोनों की नोकझोंक का मजा ले रही थी। जब बिल चुकाकर लौटने लगी तब अनु ने मुझे देखा। नमस्ते आंटी, उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा और पास आकर खड़ी हो गई। कैसी हो बेटे? माँ कैसी हैं? मैंने औपचारिकता निभाई। माँ का तो आंटी चलता ही रहता है, उन्हीं की दवाइयाँ लेने आई हूँ। उसने कंधे पर लटका बैग खोलकर दिखाते हुए कहा। चलो तुम्हें घर छोड़ दें, मैंने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा। ना आंटी, मेरे पास तो अपना लोहे रथ है। पर यह बताइए आप लोग घर कब आ रहे हैं? उस दिन ताऊ जी कह रहे थे कि जीजाजी एक दिन माँ को देखने जरूर आएंगे। मैंने जीतू की ओर देखा। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अनु जी आपके घर हम आएंगे जरूर, पर एक शर्त है। फरमाइए। कुछ देर वह पसोपेश में चुप रहा, फिर बोला, मम्मा तुम चलकर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। बच्चे इस तरह लिहाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे शर्त क्या मुझसे छिपी हुई थी? सीमा को भी उसके साथ अनु के यहाँ बुलवाने की बात होगी, और क्या। 5-6 दिन बाद एक दोपहर का खाना खाते हुए उसने पूछा, मम्मा शाम का कोई प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? अनु के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूँगी रे? यूं ही तुम लोगों को असुविधा होगी। हम लोगों से मतलब यही कि सीमा भी आएगी ना वहाँ? नहीं, उसके साथ सुबह इंदौर कॉफ़ी में डोसा खा चुका हूँ, यही तय हुआ था। उसने रूखे रूखे अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा था। शाम को कुछ यूं ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों ने जानबूझकर छोड़ दी थी। हमने स्कूटर ले लिया था जो बाहर बाहर चलता हुआ ठीक उस घर के सामने जाकर रुका था। वह प्रतीक्षा में द्वार पर ही खड़ी थी। हमें देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। पहले कमरे में ही अनु की माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या रही होगी, पर जीवन संघर्षों और बीमारियों ने उस औरत को बुरी तरह थका दिया था। कुछ औपचारिक चर्चाओं के बाद जीतू बोला, मम्मा आप लोग थोड़ी देर गपशप करो, तब तक मैं इन्हें देख लेता हूँ। अनु मुझे भीतर लिवा ले गई। 2 ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पार रसोई। उसने बताया कि बाहर के कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता। दरवाज़ा भी पलंग पर बैठे बैठे खोल लेती हैं। सुबह शाम कोठी से कोई नौकरानी आकर चौका बर्तन सफाई कर जाती है, पर बाकी समय तो उन्हें अकेली ही रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले लगा रखे थे। मैं मूड़े पर बैठी बैठी उनको देखती रही। तब तक जीतू आ गया। हाथ धुलवाएंगी? जीतू ने कहा।
वहीं जामुन के थाले में अनु हाथ धुलवाने लगी। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से पूछा। वह चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज़ काँप रही थी। अनु जी, हमने तो आपका वादा पूरा कर दिया, पर आपकी बात तो अधूरी रह गई। तो इसका हम क्या करें? शर्त तो सिर्फ दीदी को ले आने भर की थी, अब वह बुत्त बनी बैठी रही तो मैं क्या करूं? आप कर ही क्या सकती हैं? एक कप चाय तो पिला सकती हैं। यह सुनते ही यकायक उसके चेहरे पर हंसी आ गई। माँ के बारे में सुनकर जो 2 आंसू बरबस गालों पर लुढ़क आए थे, वे अब धूप में ओसकण की तरह चमकने लगे थे। आप थोड़ी देर माँ के पास बैठी आंटी, मैं चाय लेकर अभी आई। हम दोनों फिर से बाहर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक गुमसुम बैठने के बाद जीतू ने कहा, चाची जी, यहाँ आसपास आपके कोई रिश्तेदार नहीं हैं? हैं क्यों नहीं बेटा, पर अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। 4 चाचा हैं अनु के, पर पिछले 10 साल से किसी ने एक बार भी इधर का रुख नहीं किया है। अनु के मामा तो होंगे, एक हैं, और उनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है। फिर परिस्थिति भी साधारण है। उन पर बोझ बनने की अपेक्षा अपनी ही कमाई खाना अच्छा लगा। अब तक तो ईश्वर ने आन निभा दी है। अब 2 साल से लड़की खट रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बीमार चल रही हैं। अनु नौकरी करती है, कोई जिम्मेदार आदमी पास रहे तो ठीक रहता है। मैं जानती हूँ बेटे, मैं दिन ब दिन खींचती जा रही हूँ। भगवान कम से कम इतना तो जिला ले कि अनु को अपने हाथों विदा कर सकूं। कहते हुए माँ का स्वर कातर हो आया था। आप तो पता नहीं क्या सोच बैठी। उसके पूछने का मतलब यह नहीं था। मैंने ठाटस बताते हुए कहा, अभी तो आपको जीना है, अनु के बच्चे खिलाना है। शादी तो हो जाए पहले। शादी की चिंता क्यों करती हैं आप? लड़की तो हीरा है, मैंने कहा। उससे क्या होता है बहन जी, कोरी लड़की कौन ब्याहता है आजकल। सच है, भगवान लड़की दे तो तिजोरी भर धन दे, उन्होंने वहाँ से होते हुए कहा। तभी उसी समय अनु हाथ में ट्रे लेकर कमरे में प्रवेश करती है। माँ ने अपनी रामायण शुरू कर दी ना, इसीलिए तो सब यहाँ आने से घबराते हैं। आंटी बेचारी पहली बार आई हैं, उन्हें भी बोर कर दिया तुमने। माँ बेचारी खिसिया कर चुप हो गई। उनका मन रखने के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए था, पर समय पर कुछ सूझ ही नहीं पड़ा। उधर चाय नाश्ते का दौर शुरू हो गया था। थोड़े समय में लड़की ने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली थी, पर मुझसे कुछ खाया भी नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध बसी रहती है। डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई हूँ। हम लोग उठने लगे तो अनु की माँ ने अनु से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपए रखे। वह एकदम तमतमा गया, बोला, आप क्या मुझे फीस दे रही हैं? मैं तो घर का आदमी बनकर यहाँ आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अनु की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, फीस नहीं है बेटे, तुम्हारी फीस देने की सामर्थ्य नहीं है मेरे। इस घर के दामाद हो तुम। अनु और सीमा में मैंने कभी फर्क नहीं किया। तुम घर के बड़े दामाद पहली बार घर आए हो, खाली हाथ कैसे जाने दूं तुम्हें। कहते हुए बहन जी का भी कुछ सत्कार करते, पर उतनी सामर्थ्य ही कहाँ है, बस हाथ जोड़ भर सकते हैं। इतना कहते हुए भी वे हाँप गई थीं। सगुन के रुपए हैं, ले लो बेटा, मैंने जीतू के जेब में जबरदस्ती वे नोट ठूंसते हुए कहा। मैंने देखा अनु की माँ की आंखें तरल हो आई थीं। जीतू ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर वह गुमसुम सा बना रहा।
सड़क तक हमें छोड़ने आई अनु ने भी इसे लक्ष्य किया। बोली, जीजा जी प्लीज़ माँ की बातों का बुरा ना मानिएगा। कभी कभी वह बेहद भावुक हो जाती हैं। इतना संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। कल को तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी। पर आज अगर रुपए लौटा दिए जाते तो दोनों माँ बेटी यही समझती कि उनकी परिस्थिति का मखौल उड़ाया जा रहा है। पर वह उसी तरह गंभीर बना रहा। रात अचानक मेरे मन में एक बात कौंधी और मुझे उसके उखड़े मूड का कारण समझ में आ गया। बत्ती बुझाकर सो चुके थे हम लोग। फिर भी मैं धीरे से उठ आई और जीतू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला था और वह रोज की तरह बेड लैंप जलाए पड़ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, क्या बात है मम्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके स्वर में घबराहट थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है रे, पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए मैंने कहा। पर मुझे एक बात बता, क्या सचमुच सीमा ने आज तुझसे बात नहीं की? क्यों नहीं की? कम से कम इतना तो साबित हो ही गया कि वह गूंगी नहीं है और हकलाती भी नहीं। मजाक रहने दे, मुझे ठीक से बता। अगर सचमुच उसका व्यवहार ऐसा ही रूखा रहा है तो मैं इनसे कल ही कह दूंगी। ऐसी घमंडन लड़की मेरे घर में नहीं चलेगी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही मुँह लटकाकर बैठा रहा। और इस जरा सी बात के लिए तू क्यों मन खराब कर रहा है? दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं हैं? मम्मा, अगर मैं उदास हूँ तो सीमा के लिए नहीं। सारी शाम मैं सिर्फ अनु की माँ के लिए सोचता रहा हूँ। क्यों? उनकी हालत बहुत ख़राब है मम्मा। हार्ट एकदम डैमेज है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस का एक अटैक उन्हें हो चुका है, दूसरा किसी भी समय हो सकता है और वह इतना आसान नहीं होगा। पैरालिसिस पर उनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। उम्र से क्या होता है? ब्लड प्रेशर तो है, डायबिटीज़ तो है, शुगर का परसेंटेज कितना हाई जा रहा है। उनका चार्ट देखती तो तुम्हें गस आ जाता माँ। कोई और जिम्मेदार आदमी घर में होता तो मैं स्थिति की गंभीरता से उसे परिचित कराता। पर ले देकर बस वही एक लड़की है घर में, उससे कोई क्या कहे, कैसे कहे? सच ही तो कह रहा था वह। जया सगाई से 4-5 दिन पहले ही आ गई थी। आते ही वह शुरू हो गई, मम्मा लड़की खूब सुंदर है ना, नहीं तो मैं कहीं मुँह दिखाने नहीं रह जाऊंगी। अब जैसी भी है देख लेना, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं मम्मा, ऐसा गजब ना करना। अपने यहाँ इतने रिश्ते में लौटा चुकी हूँ, सबसे कह रखा है एक ही बहू आएगी घर में, तो वह ऐसी वैसी नहीं चलेगी। अब जो यह लड़की सुंदर ना हुई तो लोग मेरा मजाक बना डालेंगे। मेरी जेठानी तो अभी से कह रही थी, देखेंगे कौन सी अप्सरा आएगी। उनकी भतीजी के लिए मना करके मैंने उन्हें खूब नाराज़ कर दिया है ना। यहाँ भी तो वही हाल है। मैंने कहा, लोग बाग अपनी लड़की देखते नहीं और मुँह उठाए चले आते हैं, और मना कर दो तो हमेशा के लिए मुँह फुला लेंगे। जब से बात पक्की हुई है बस यही चर्चा है कि हमने बस पैसों का मुँह देखकर ही हाँ की है। अब तो बस यही लगता है कि कब शादी हो, कब बहू घर आए। एक बार उसे देख लेंगे तो अपने आप सबके मुँह बंद हो जाएंगे। मेरी बात से जया की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। मैंने भी उसे ज़्यादा प्रतीक्षा कराना उचित नहीं समझा। दूसरे ही दिन सीमा को बुलवा भेजा। सगाई की साड़ी खरीदने का बहाना था ही। वैसे भी मैं अब तक जया के लिए रुकी हुई थी। सोचा लड़कियों की पसंद से ही खरीदना ठीक रहेगा। रोज़ रोज़ कोई इतनी महंगी साड़ी तो खरीदता नहीं।
रामदास जी स्वयं बेटी को लेकर उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर बोले, आपका आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसलिए ले आया हूँ। वैसे उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आप जो भी पहनाएंगी पहन लेगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि खरीदारी का तो बहाना है। दरअसल जया उसे देखना चाहती थी। मेरी बात से उनका सारा संकोच दूर हो गया। बार बार यह कहकर कि लड़की अब आपकी है, जब चाहें बुलवा लीजिएगा, वह वापस लौट गए। मैं जानबूझकर लोगों के साथ बाजार नहीं गई। सीमा के साथ अनु आई थी। मैंने जया के साथ जीतू को कर दिया। मेरी वजह से बेचारे यूं ही संकोच में पड़ जाएंगे। अनु और जीतू की नोक-झोंक तो रामदास जी के जाते ही शुरू हो गई थी। बोली, जीजा जी आज तो ताऊ जी का लिहाज कर चली आई, पर ये ना समझना कि हमेशा यूं ही दीदी के साथ घिसटती रहूंगी। अब से आपको बाकायदा निमंत्रण भेजना होगा बुलवाने के लिए। आखिर हमारी भी कोई प्रेस्टीज है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आपकी प्रेस्टीज का तो हमें ख्याल सबसे पहले रखना है। हमारी वकील तो आप ही हैं, जीतू ने कृत्रिम गंभीरता से कहा और डायरी निकालते हुए बोला, लाइए जरा अपना पता तो लिखवाइए। मैं तो अनु के आगे कुछ भी नहीं जानता। अनुराधा, अनुप्रीत, अनुपमा या कि पौराणिक अनुसुईया? गलत। लगता है नामों के बारे में आपका ज्ञान बहुत सीमित है श्रीमान जी। मेरा नाम अनुप्रीता है। ओह व्हाट अ लवली नेम। बस हाय जीजा जी, आप कभी न हुए, नहीं तो कहते वाह, जैसी आप हैं वैसा ही सुंदर आपका नाम है। मुझे दुख है अनु जी कि मैं डॉक्टर हूँ, सच बात कहता हूँ जो अक्सर कड़वी होती है। कहिए तो। कहना चाह रहा था कि काश आप भी उतनी सुंदर होती जैसा आपका नाम है। हाँ ठीक तो है, अब तो आपकी नज़रों में एक ही व्यक्ति सुंदर रह गया है। कहते हुए उसने होंठ भींच लिए। पलकों के किनारे भीग गए। मैंने जीतू को डॉक्टर चुप कराया तो बोला, बस इतने में ही रो दी। और आपके ताऊजी कह रहे थे एक ही साली है पर 10 के बराबर वानगी पेश हमने तो सिर्फ, और आपके तो छक्के छूट गए। उनकी इस जुगलबंदी का हम सब आनंद ले रहे थे। जीतू की आखिरी बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। अनु भी बहादुरी के साथ मुस्कुरा दी। इसी हंसी खुशी के वातावरण में सब लोग घर से विदा हुए और उन लोगों के चले जाने के बाद मुझे याद आया कि इस सारे शोर शराबे के बीच सीमा एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। बोलना तो दूर, वह एक बार मुस्कुराई तक नहीं। शर्मीली बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, पर उनके अधमुंदे होठों से, नत पलकों से हंसी की किरणें निरंतर फूटती रहती हैं। सीमा शर्मीली नहीं, घुन्नी लड़की है। जीतू जैसे हंसमुख लड़के के साथ उसका निभाव कैसे हो सकेगा, या उसे भी अपनी तरह मनहूस बनाकर रख देगी। जब से यह शादी तय हुई है मैं इसी चिंता में घुली जाती हूँ। इनसे तो कुछ बोलने का कहना ही प्रयास किया था, एक तो बार तरह डांट खानी पड़ी थी। बोले, तुम तो जीतू को अभी दुधमुहा बच्चा ही समझती हो। वह तुम्हारे सामने नाटक करता है और बाहर उसे लेकर होटलों में घूमा करता है। होटल में सिर्फ एक बार गया था जी, तभी तो। एक बार या 100 बार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अपने लाडले को समझा दो, यह हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ ऐरे गैरे के साथ होटलों में नहीं जाया करती। और बात फिर दब गई थी। पर जितनी बार सीमा को देखा है यही लगा है कि इस लड़की से मेरा या जीतू का निर्वाह कैसे होगा। कोई और लड़की होती तो इतने दिनों में
घर से एक आत्मिक संबंध स्थापित कर लेती, पर यह आज भी उतनी ही पराई लगती है। बाजार से लौटी जया तो भरी हुई थी। साड़ी का डिब्बा मेरे सामने पटक कर बोली, लो देख लो, पूरे 700 की साड़ी है, पर महारानी ऐसे मुँह बनाती थीं जैसे उनके लिए छींट खरीदी हो। मैंने डिब्बा खोलकर देखा। रानी कलर की बनारसी रेशम जरी की बूटियों से झिलमिल कर रही थी। उसे पसंद नहीं आई क्या? मैंने अधीर होकर पूछा। अरे मुँह खोल कर कहे तब ना। मूर्ति की तरह कोने में बैठी रही, हाथ लगाना तो दूर, एक बार आंख उठाकर नहीं देखी। वह सिलबिल थी साथ में तो ठीक रहा, नहीं तो अब उसी के साथ साड़ी का चुनाव कर डाला। माना कि बड़े घर की लड़की है, उसके लिए बनारसी साड़ी कोई नई चीज़ नहीं, पर सगाई की साड़ी के साथ एक भावनात्मक संबंध तो होता है। मुँह से कुछ ना कहे कोई, तो आँखों से ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। कम से कम जया का मन तो रह जाता। वह तो इतनी आहत होकर लौटी कि बहू की रूप चर्चा उसके सामने व्यर्थ है। मैंने कहा, अजीब घुन्नी लड़की है, पता नहीं जीतू के साथ इसका निर्वाह कैसे होगा। तो जया ने कहा, घुन्नी नहीं है मम्मा, घमंडी है। तुम तो अब अपनी चिंता करो, जीतू के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी तो खूब घुट रही है। अभी आते आते भी उसने एक चिट्ठी चुपके से पकड़ाई है, मैंने साफ देखा है। जया की बात ने सचमुच चौंका दिया मुझे। सोचा ये ठीक ही कहते हैं। जीतू यूं ही मेरे सामने नाटक करता होगा, मैं भी तो पागलों की तरह के पीछे पड़ जाती हूँ। सीमा ने क्या बात की, कैसे की, बेचारा जवाब दे भी तो क्या। कुछ भी हो, मन में एक बोझ तो उतर ही गया। सारी तैयारी करते कराते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन ये लोग ओली डालने जाने वाले थे। इतने बड़े घर में संबंध स्थापित हो रहा है। चिंता तो अनेक थी, क्या होगा कैसा होगा। लोग कुछ लेकर जा रहे थे, पर जैसे सारी चिंता मेरे ही सर थी और कोई मेरा हाथ बटाने नहीं आ रहा था। जीतू का तो खैर प्रश्न ही नहीं था। जया मुँह फुलाकर बैठ गई थी। उसे सीमा जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। कल जीतू ने चिढ़ा दिया था कि सीमा के आ जाने से दीदी का सौंदर्य तेज थोड़ा फीका पड़ जाएगा, इसी से वह नाराज है। बात हंसी मजाक में ही टल जानी चाहिए थी, पर जया बहुत बुरा मान गई थी। उसकी ओर से किसी सहायता की आशा करना ही व्यर्थ था। सबसे ज़्यादा रोष तो मुझे उसके पापा पर ही आ रहा था। एक बार भी उन्होंने सारा सामान नहीं देखा, ना पूछताछ की। मैं बिस्तर पर गई, तब वे बड़े मज़े से खर्राटे भर रहे थे। इतना ताव आया मुझे, उन्हें झकझोर कर जगाया मैंने और पूछा, सुनो, सुबह जमाई साहब को लेने स्टेशन कौन जा रहा है? ठीक से तय कर लो, नहीं तो समय पर कोई नहीं पहुंचेगा। कोई नहीं जा रहा है, उन्होंने अलसाए स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि वे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उनकी लड़की अपने फुफेरे भाई के साथ फोन पर उन्हें मना किया है। क्यों? अरे एकदम झल्ला कर उठ बैठे। कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। क्यों का कहीं अंत भी होगा। क्यों भाग जाती है? क्योंकि कारण तो ध्यान ही पागलों की तरह प्रश्न पर हुआ है, इसकी तो मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, ख्याल ही नहीं किया। मन इतना कल शाम से गया था कि अचानक मुँह से निकल गया, अब तुम परेशान क्यों हो रही हो? मिठाई बांटो। मैं अभी सेब बनाकर तुम दोनों माँ बेटे तो शुरू से ही मीन में मैं तो यूं ही चली आई थी रे। अब तुम्हारी मन की गोल मेज पर रखते हुए घर आई लक्ष्मी दरवाजे से ही सोचा साथ साथ चाय भी पी लेंगे और क्षोभ उनके हर शब्द से टपका पड़ रहा था। समथिंग इम्पोर्टेंट। रामदास जी ने अपना काम जारी रखते हुए समधी बनकर जाने का उनका सही समझ लो। वह जो
ज्यादा चाव तो उन्हीं को था, इसलिए सबसे ज्यादा निराशा भी उन्हें ही रेजर हाथ से फिसल ही गया। इसके बाद गीले रहने में ही मैंने गाल को सहलाते खैरियत समझी। वह मेरे सामने आकर बैठ गया। मुझे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सीमा का तुम याद आता रहा। उसने हम लोगों में कोई दूसरा नहीं किया स्वर में कहा, तो वह स्वाभाविक पहले कि मैंने घर के लोग कैसे हैं। दरअसल मम्मा की तराश से पागलपन कर जाना ऊर्जा निकाल आया और मुझे देते हुए कहा, वे लोग सब जान गए थे। पढ़ने को था ही क्या, बस 2 पंक्तियां ही थी। जिस दिन से रिश्ता लेकर आए से इनकार नहीं करेंगे हमें सांस तो मुझे मजबूरन कुछ खा लेना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा थी। कब मिली समय रहते तुझे? मैंने कांपते स्वर में पूछा। मुझे कमरे में जब हम लोग साड़ी खरीदने दर्पण में देख लिया था। तो पगले मुझे बताया क्यों नहीं? कैसा सर्वनाश हो जाता अभी। एक जिद सी सवार हो गई थी मम्मा। मैं भी जया की तरह सोचने लगा था। लगता था यह लड़की हमें बहुत छोटा करके देखती है। इसके दर्प को तोड़ना होगा, इसे ब्याह का घर लाना ही होगा, भले ही दूसरे दिन उसे छोड़ आना पड़े। उसकी बेरुखी का और भी कोई कारण हो सकता है, इस ओर ध्यान ही नहीं गया। और अगर वह सचमुच कुछ खा लेती तो? मैंने कप में चाय डालते हुए पूछा। इसलिए तो तुमने जब एकाएक उसका नाम लिया तो मैं डर गया। मुझे तो हैरत होती है मम्मा, पढ़ी लिखी होकर भी ये लड़कियां इतनी बुज़दिल कैसे होती हैं। अपना मुँह खोलकर कुछ कहती क्यों नहीं? बस गूंगी गाय की तरह हर किसी खूंटे से बन जाने को तैयार हो जाती हैं। अब तो उसने अपने तेवर दिखला दिए। मैंने बौखलाए भरे शब्द में कहा। हाँ, यह तो मानना पड़ेगा, उसने काफ़ी दिलेरी से काम लिया। पता मालूम हो तो मेरी ओर से बधाई का तार भेज देना। मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी समझदारी से पेश आई। शादी की रात तक इंतज़ार नहीं किया, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में भी फिल्म बन गई होती। वह उठकर पुनः आईने के सामने खड़ा हो गया था। मैं उसे गौर से देखती रही, पर सावन के झाग से भरे उस चेहरे पर कुछ भी पड़ना असंभव था। ईश्वर से यही मनाती रही कि हताशा का यह ज्वार जो मुझे मथ रहा है उसे अछूता ही छोड़ दे। वह वास्तव में उतना ही निर्लिप्त बना रहे जितना वह दिखा रहा है। सीमा के अपने घर में जो भी कहर बरपा हुआ हो, पर इस घर की भी रौनक कुछ दिनों के लिए छिन सी गई थी। बच्चों के पापा का मूड तो उसी दिन ऑफ हो गया था। मेरा मन भी बुझ गया था। जया भी इतने दिनों बाद इंदौर आई थी, पर सहेलियों से मिलने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का उसमें जरा भी उत्साह नहीं रह गया था। जहाँ जाओ वही प्रश्न, वही कौतूहल, वही शंकाएं। खींच सी होने लगी थी अब सबको। हम सबके बीच जीतू बिल्कुल सरल स्वाभाविक बना हुआ था, पर माँ थी, इसलिए जानती थी कि वह भीतर ही भीतर हिल गया है। उसके ठहाके बेजान होते जा रहे थे। दीदी के साथ उसकी नोक-झोंक में कोई दम नहीं रहा। जया के बच्चों के साथ चल रही उसकी छेड़खानी भी मात्र एक दिखावा है। और फिर जया के एकदम घर लौटने का फैसला कर लिया। उसे रोकने में कोई तुक भी नहीं था। भारी मन से मैंने विदा की तैयारियां शुरू कर दी। कैसे उत्साह से आई थी बेचारी, और अब कैसी मनः स्थिति में लौट रही है। पर लड़की बहुत समझदार है। बोली, मम्मा हम तो सबको यही बताएंगे कि लड़की के पिता अचानक से बीमार हो गए, इसलिए अभी काम रुक गया है। आप अपने से कुछ लिखना मत। उसकी समझदारी देख दंग रह गई मैं। सच लड़कियों को मायके की प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रहता है। कुलियों के सिर पर सामान लदवा कर हमने प्लेटफॉर्म पर पैर दिया ही था कि आवाज़ आई, नमस्ते दीदी। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। मैंने चौंक कर देखा।
यूनिफॉर्म की साड़ी पहने बच्चों के एक झुंड से घिरी खड़ी थी अनु। दीदी आज जा रही हैं? उसने पूछा, पर उत्तर की कौन कहे। दोनों भाई बहनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे मुँह उठाए थ्री व्हीलर की तरफ चले गए। बेचारी का इतना सा मुँह निकल आया, मुझे दया हो आई। वैसे भी पीछे ही घिसट रही थी मैं। पास आकर पूछा, कैसी हो अनु? माँ ठीक है? माँ ठीक नहीं है आंटी, परसों से बुखार में पड़ी हैं, उसने कहा और रुआंसी हो गई। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? रोज़ रोज़ छुट्टी कौन देता है आंटी? फिर यह तो जनवरी का महीना है, रोज़ ही बच्चों को लेकर किसी न किसी स्कूल में जाना पड़ता है। प्रतियोगिताएं जो चल रही हैं, आज भी महू जा रही हूँ। घर पर मेहरी को बिठाकर आई हूँ। ट्रेन ने शायद सिग्नल दे दिया था। प्लेटफॉर्म पर गहमा गहमी बढ़ गई थी। उसी शोर शराबे में अनु की आवाज़ भी खो गई और अनु भी। जया को ढूंढते हुए मैं भीड़ को चीरती चल पड़ी। लौटते समय मैंने जीतू से पूछा, अनु से बात क्यों नहीं की तूने? का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो मम्मा, सजा तो सभी को भुगतनी पड़ती है। उसके स्वर को सुनकर मैंने चौंक कर उसको देखा। व्यथा से या कि रोष से उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने ठीक ही समझा था। लड़का भीतर ही भीतर हिल गया था और फिर एक बार रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। खबर फैलते देर ही कितनी लगती है। फिर से शुरू हो गई बरसात फोटो और जन्म कुंडलियों की। फिर से दरवाजे पर भीड़ जुटने लगी, परिचित और अपरिचित चेहरों की। फिर से बढ़ चढ़कर दहेज के आकर्षक प्रस्ताव सामने आने लगे। एक समय था जब इन सारी बातों से मुझे बड़ी खुशी होती थी। लड़के की माँ होने का गौरव जैसे मन में समाता नहीं था, पर अब तो जैसे कोफ्त सी होने लगी है। लगता जैसे लड़का नीलामी पर चढ़ रहा है, जिसकी बोली सबसे ऊंची लगेगी उसी को मिलेगा। लाख बार समझाया कि अभी हम लोग कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं हैं, हमें कुछ संभलने का मौका दीजिए, पर लोग इसे भी बर पक्ष की एक अदा ही समझते। फिर से मनुहार शुरू हो जाती। हम लोग तो जैसे तैसे मान भी जाते, लेकिन जीतू के लिए लड़की दिखाने ले जाना टेढ़ी खीर थी। जनता के पास इसका भी हल था। लोग किसी न किसी बहाने अपनी लड़कियों को लेकर घर आने लगे। बाजार में, मंदिर में या सिनेमा हॉल में योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों का प्रदर्शन होने लगा। जीतू तो एकदम बौखला गया। बोला, मम्मा तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना दोगे। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जिस दिन कोई लड़की मिल जाएगी, मैं लाकर तुम लोगों के सामने खड़ा कर दूंगा। अब लड़कियां क्या सड़कों पर पड़ी मिल जाती हैं, पर उससे उलझे कौन। गोमती भाभी के चाचा जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए थे। अच्छा खानदान था, खाते पीते लोग थे, लड़की सुंदर थी और डॉक्टर थी। जीतू मेडिको पत्नी के पक्ष में कभी भी नहीं था, पर लड़की के पिता ने कहा, डिग्री ले ली है, आप चाहेंगे तो नौकरी करेगी, नहीं तो घर गृहस्थी में ही उसे बहुत रुचि है। जितेंद्र जी चाहेंगे तो घर पर ही छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल लेगी। वैसे उसका कोई आग्रह नहीं है, आप लोग जैसा चाहेंगे। मैंने भी सोचा ठीक तो है, कल को जीतू की प्रैक्टिस अच्छी निकली तो डॉक्टर पत्नी वरदान साबित होगी। हुनर तो तिजोरी में रखे धन के समान होता है, जब चाहे उपयोग कर लिया। उस समय वह यशवंतराय हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही थी। तय हुआ कि उसे वहीं चलकर देखा जाए। जीतू से तो साफ साफ कहना व्यर्थ ही था। मैंने बहाना बनाया, 6ठी मंजिल पर अमुक चाची बीमार पड़ी हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है,
तू साथ चलेगा तो थोड़ी लिफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। वह मना नहीं कर सकेगा जानती थी। अस्पताल के विशाल पोर्ट में स्कूटर टिकाया ही था कि देखा सीढ़ियों पर एक परिचित आकृति हथेलियों में चेहरा छिपाए सिसक रही थी। अनु, क्या हुआ? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर हमारी ओर देखा और पास चली आई। बोली, जीजाजी, माँ बहुत बीमार है। उस दिन स्टेशन पर जीजाजी कहते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी, पर आज उसे इसका होश नहीं रहा था। उसकी माँ सचमुच बीमार थी। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, परसों से यहाँ ले आए हैं, तब से उन्होंने एक बार भी आँख नहीं खोली है। कौन से नंबर में है? चलो देखते हैं। यहीं इंटेंसिव में है, पर वहाँ किसी को भीतर जाने थोड़ी ही दे रहे हैं। ताई जी, भाई साहब, मामा जी सब बाहर ही बेंचों पर बैठे हैं। मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता, बहुत रोना आता है, इसलिए सबसे छिपकर यहाँ चली आई हूँ। आप तो डॉक्टर हैं जीजाजी, आपको तो जाने देंगे ना? उसने अधीरता से पूछा। मामा जी आए हैं? जीतू ने पूछा। हाँ, कल शाम ही आए हैं, उन्हें तार दे दिया था ना। अच्छा अनु, तुम भीतर चलो, मैं डॉक्टर परिहार को लेकर अभी आ रहा हूँ, जीतू ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। हम लोगों की एक करुण दृष्टि से देखते हुए अनु भारी कदमों से भीतर चली गई। उसके जाते ही जीतू मेरे सामने तनकर खड़ा गया और पास से गुजरती बेतहाशा भीड़ को अनदेखा करके बोला, मम्मा, क्या तुम लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर सकोगी? मैं हतप्रभ हो उसे देखती ही रह गई। वह बोला, मामा, यह मत सोचना कि भावावेश में आकर इतनी बड़ी बात कह बैठा हूँ। पिछले कई दिनों से यह बात मेरे मन में घूम रही है, पर मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पर अब तो सोच विचार के लिए समय ही न रहा। बोलो ना मामा, प्लीज। पर बेटे, ये बातें हड़बड़ी में तय नहीं की जाती। मैंने कहना चाहा तो वह फौरन मेरी बात काटकर बोला, कहा ना मामा मैंने, अब सोच विचार के लिए समय ही नहीं रह गया है। मुझे मालूम है, अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए तुम्हारे मन में ढेर सारे अरमान हैं, पर मम्मा, भीतर जो दम तोड़ रही है वह भी एक माँ है। उसने भी अपनी इकलौती बेटी के लिए कई सपने संजोए होंगे। उन सपनों के लिए वह जिंदगी भर अपनों से, परिस्थितियों से लोहा लेती रही। अब तो शायद वह कुछ भी कहने सुनने से परे चली गई है, पर अगर एक क्षण को भी उनकी चेतना लौट आए तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूँगा। पर मम्मा, इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए, दोगी ना? पाई थी उसकी बात पूरी ना कि अनु दौड़ी हुई आई और बोली, जीजाजी जल्दी चलिए ना प्लीज़, माँ को देखिए ना, देखिए वे लोग क्या कर रहे हैं। पल भर को जैसे हम दोनों काट हो गए। मैंने ही किसी तरह अपने को समेटा और कहा, जीतू तुम अंदर जाकर देखो, अनु की चिंता मत करो, वह मेरे पास है, हमेशा रहेगी। अपने अंक में भर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और